रोना एक स्वाभाविक क्रिया है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं तक के रोने की बातें लगातार सामने आती रहती हैं। हंसना जितना स्वाभाविक है, उतना ही स्वाभाविक है एक मनुष्य के लिए रोना। आमतौर पर लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, टूट रहे होते हैं, गम में होते हैं तो वो रो देते हैं। कई बार खुशियों में भी लोगों को रोते हुए देखा जाता है। यानी मनुष्य होने की स्वाभाविक क्रिया है रोना। हंसना, रोना, ये दोनों एक जैसी स्वाभाविक क्रियाएं हैं। इनमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता। वो अभी उस दौर में जब देश की बहुत बड़ी आबादी एक साथ रो रही हो, आंसुओं का सैलाब रुक नहीं रहा हो, लाशों को दफनाने की जगहें नहीं मिल रही हो। यह तस्वीर गौर से देखिए, इलाहाबाद की यह तस्वीर, गंगा के किनारे का यह बालू और रेत का इलाका, धूल और बारिश के चलते जैसे ही थोड़ी परत हटी, ये छोटे छोटे जो लाशों के कफन हैं वो दिख रहे हैं। वो चीख करके कह रहे हैं कि इन लाशों के चलते इस देश के जाने कितने लोग इस समय भी रो रहे होंगे। वो लगातार याद कर रहे होंगे कि हमने अपने घर के, अपने परिवार के सबसे अजीज किसी एक को खो दिया। वह रोना इतना स्वाभाविक है कि उनके पास रोने के अलावा शायद कोई और विकल्प ही ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने परिचित, अपने घर वाले, अपने दोस्त को बचाने के लिए जितनी कोशिश हो सकती थी वो कोशिश की। अगर जरूरत पड़ी तो अस्पताल दर अस्पताल भटकते रहे, ऑक्सीजन के लिए 1 रुपए की बजाय 10 रुपए की कालाबाजारी भी झेला, दवाओं की लूट में भी शिकार हुए, दिन रात एक करके बचाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं बचा सके तो रोए। और उसके बावजूद जब लाश बन गया उनका अपना अजीज, अपना परिवार का सदस्य, अपना दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, और उसे दफन करने के लिए कब्रिस्तान या जलाने के लिए शमशान नहीं मिला, तो यूं ही सड़क के किनारे दफना दिया और फिर वापस जाकर शायद रो रहे होंगे। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा एक शख्स, जैसे दावा किया जाता है कि वह 56 इंच या शेर जैसा कुछ है, जिस शख्स की कुर्सी उसके ऊपर यह जिम्मेदारी डालती थी कि वह लोगों के आंसुओं को रोके, वह लोगों के आंसुओं को बहने के मौके कम से कम दे, उसके हाथ में ताकत है। पूरे देश उसके कलम से चलने के लिए उसको ताकत सौंपे हुए है। वह नीतियां बना सकता है, वह ऑक्सीजन के इंतजाम से लेकर के वह हॉस्पिटल की दवाइयों तक की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी ले सकता है। वह राज्यों के साथ उचित तालमेल बना करके महामारी से लड़ने के नए नए रास्ते और कारगर रास्ते इजाद कर सकता है, ताकि इस देश के आम नागरिकों को न्यूनतम आंसू बहाना पड़े। साल मिला था उसे पूरा। कोविड की पहली लहर के बाद ये जो दूसरी लहर आई है, इसके पहले उस प्रधानमंत्री ने ये दावा कर दिया कि हमने तो कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली है, बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दिया, उसके ऊपर पोस्टर लगे तो मुकदमा कर दिया। और अब जब महामारी इतनी भयानक फैल गई तो याद करिए, अप्रैल के महीने में वह दोनों बाहें फैला करके बंगाल में भाषण दे रहा था कि इतनी भीड़, इतने लोग तो हमने कभी देखे ही नहीं, जिधर देखता हूं लोग ही लोग नजर आते हैं। और महीने भर के भीतर इस देश की आम जनता के सामने यह दृश्य उभर गया कि जिधर देखिए लाशें ही लाशें नजर आती हैं। और जब उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी थी, एक बार फिर वह कैमरे के सामने आकर रो देता है। जी हां, एक बार फिर, यानी इसके पहले भी वह शख्स जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है वह रोया है। पता नहीं मुझे याद नहीं है कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए 3 बार, 3 कार्यकाल में उस शख्स ने कभी आंसू बहाए थे,
या 2014 में देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद यह बातें सामने आ रही हैं? जी हां, देश के लोगों के आंसुओं को पोंछने की बजाय एक शख्स कैमरे पर आकर रोता है, और जब वो रो रहा होता है इस देश की जनता हंस रही होती है। यह भी एक पहलू है इस पूरे मसले को देखने का। इस तस्वीर को देखिए, इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि जो लाइव चल रहा है उसमें लोग हंस रहे हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। सामने किसी को रोता हुआ देखकर अगर आपको हंसी आती है तो आप मनुष्य होने की न्यूनतम मर्यादा और गरिमा को भी लांघ रहे हैं। लेकिन ऐसा आम तौर पर नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे रोने वाले का जरूर कोई इतिहास है। जी हां, इस रोने वाले का भी अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास को इन तस्वीरों के जरिए देखिए और इन पंक्तियों के जरिए देखिए, सुनिए, समझिए जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। वो कुछ इस तरह अपने गुनाहों को धो देता है। वो कुछ इस तरह अपने गुनाहों को धो देता है। जनता चौराहे पर बुलाए तो टीवी पर आकर रो देता है। मुनव्वर राना ने एक शेर लिखा था, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, बहुत गुस्से में होती है मां तो रो देती है। पाप जितने भी हों गंगा में धो लेता है, कुर्सी हिलती हुई दिखे तो वो रो लेता है। साहिर लुधियानवी को कुछ लोग याद कर रहे थे सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों और वीडियोस को देख करके कि कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पर रोना आया। जी हां, यह रोना सामान्य रोना नहीं है। यह रोना उस शख्स का रोना है जिसको जवाब देना था, जिसको जवाब देना था कि आपने 1 साल में क्या किया, आपने अस्पताल दवाओं पर इस देश में क्या किया, जिसको जवाब देना था कि ऑक्सीजन की कमी, एक दवा की कमी, वेंटिलेटर की कमी के चलते लोग मरे हैं। अगर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा अगर मिल जाती तो जितनी मौतें हुई हैं इनकी तादाद, इनकी संख्या बहुत कम होती। यह सच्चाई है। उसके बाद वह शख्स रो रहा है। जिस समय उसे देश का नेतृत्व करना था आने वाली महामारी के सामने लड़ने में, उसके पास तो पूरा तंत्र होता है ना, विशेषज्ञों की टीम होती है, चिकित्सा क्षेत्र की, आमतौर पे कई क्षेत्र के विशेषज्ञों की टीम होती है जो उसे सलाह मशवरे देती है। कोई टीम ऐसा नहीं दे पाई कि यह महामारी बहुत भयानक होने वाली है या यह मूलभूत इंतजाम है जो आपको करने चाहिए। और वह सब कुछ करने का जब वक्त था तो वह शख्स बंगाल में प्रचार कर रहा था और टीवी से गायब। दूसरा एक शख्स है, वह तो अभी तक गायब है, वह देश के गृह मंत्री के पद पर बैठा है। कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं। जय श्री राम का दोनों हाथ खोल करके बंगाल में नारा देने वाले लोग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे कहने वाले लोग उसी वक्त बंगाल में प्रचार कर रहे थे। उसी वक्त कुंभ हो रहा था और उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई थी। और कुंभ को लेकर के तमाम रिपोर्टें आ रही हैं कि उसने कोरोना विस्फोट किया और आखिरी में आकर के उनको रोकना पड़ा कुंभ को। कल्पना करिए, यह वह व्यक्ति रो रहा है जिसको जिम्मेदारी निभानी थी, और जब जिम्मेदारी नहीं निभी तो कैमरे के सामने रोना, भावुक होने का वह लम्हा, यह बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। साजिश है इस रोने के पीछे, इसलिए यह कोई सामान्य रोना नहीं है। बहुत मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त में हम सबको संवेदनशील होने की जरूरत है। एक नागरिक के बतौर हमें भी संवेदनशील होने की जरूरत है, और एक शासन, प्रशासन या कर्मचारियों के बतौर हमें आम जनता को संवेदनशील करने की जरूरत है। किसके प्रति संवेदनशील? खोज कर देखिए, इस महामारी में भी आपकी गलियों, आपकी नालियों, आपके कूड़े करकट को कौन साफ कर रहा है? आपकी नजर उस पर नहीं जाती। जी हां, वो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो लड़ रहे हैं। सफाई कर्मी, एम्बुलेंस के ड्राइवर, पुलिस के लोग, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी,
ये सारे लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। जो आशा वर्कर, जो एनएम है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद इनकी है, ये फ्रंटलाइन वर्कर हैं और इनमें से बहुत सारे लोग बिना न्यूनतम सुरक्षा के उपकरणों के अपना काम कर रहे हैं, यानी इन्हें झोंक दिया गया। जरूरत इस बात की थी कि आप इन्हें बेसिक चीजें मुहैया कराते और डॉक्टर की बात सुनते। और आप किसकी बात सुन रहे हैं? एक बाबा की, जो छद्म बाबा है, वो असल में बाबा भी नहीं है, वो एक पूंजीपति है, वो एक व्यापारी है और घोर दक्षिणपंथी विचारों का हिमायती है। वह जन आंदोलन कर रहा था 2014 के पहले कि काला धन आएगा, और 2014 के बाद से उसने कुछ भी नहीं बोला। उसके सारे बयान इतने संदेहास्पद होते हैं, पेट्रोल 35 रुपए चाहिए तो वोट दो, यह प्रचार करता है, वो एक प्रचारक आदमी है। योग को बेच करके उसने मुनाफा कमाया है और आज वह बाबा लगातार संवेदनहीन बयान दे रहा है। और पहले उसने कहा कि ये नाक दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कम से कम कंगना रनौत के उस बयान से कि इतने पेड़ हैं जाकर लो ऑक्सीजन, उससे तो ढंग का बयान देता। ये बाबा इतना भी अच्छा बयान नहीं दे पाया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और अब उसने बयान दिया है, डॉक्टर्स का मजाक बनाया है, उनकी मेहनत का, उनके परिश्रम का, उनके त्याग का। वाकई बहुत बड़ा तबका है डॉक्टरों का है जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और एक बाबा बैठ करके उनका मजाक बनाता है, उनके दवाओं, उनके रिसर्च का मजाक बनाता है। संवेदनशीलता की जरूरत यहां है। संवेदनशीलता की जरूरत जितना त्रिपुरा के डीएम को थी कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन उसके बाद देखिए ट्विटर पर क्या हुआ, जातिवाद उभर कर सामने आ गया। ब्राह्मण महासभा बाकायदे पत्र लिखती है कि यह जाति से ओबीसी यादव है, इसको निरस्त करो, बर्खास्त करो, जो करो वो करो। मैं अभी भी कह रहा हूं थप्पड़ मारना नहीं चाहिए था, लेकिन इस देश में लगातार पुलिस और सिपाही, आर्मी के लोग आम नागरिकों को बेरहमी से पीट रहे हैं। आपको कई तस्वीरों और वीडियोस देखने को मिल गई होंगी। लोग सड़क पर जाने वाले लोग, चाहे पर्ची दिखा रहे हो, दवा के लिए जा रहे हो, जरूरी सामान के लिए जा रहे हो, उनको लगातार बेरहमी से पीटा गया। पिछली बार के लॉकडाउन में भी और अभी भी पीटा जा रहा है। जहां जहां लॉकडाउन है वहां आम नागरिकों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। उसी वक्त यह एक छत्तीसगढ़ का यह वीडियो भी सामने आया, जिसमें छत्तीसगढ़ का डीएम एक है, और वह डीएम एक नौजवान को, जिसके हाथ में पर्ची और मोबाइल है, तुरंत उसको कहता है कि यह वीडियो बना रहा था, उसकी मोबाइल लेता है और हाथ से पटक कर मोबाइल तोड़ देता है। और उसके लाख कहने पर कि मम्मी कसम, और हम दवा लेने आए थे, हम ये करने आए थे, वो बिल्कुल नहीं सुनते और अपने मातहतों से लाठी मरवाते। सस्पेंड करेंगे किसको किसको? मनोविज्ञान और मन को, संस्कारों को, जहनियत को कैसे सस्पेंड करेंगे आप? कितनों को सस्पेंड करेंगे आप? तो सस्पेंड करने में भी जातियां देख लेते हैं, सस्पेंड करने में भी अपनी पार्टियां खोज लेते हैं। और अगर इन सब पर गहराई से विचार करें तो इस देश में गहरे पुलिस सुधार और प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। मनुष्य होने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और खोज कर देखिए कौन लोग आईएएस बन जा रहे हैं। भारत की सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है, सबसे पारदर्शी, सबसे निष्पक्ष परीक्षा का दावा किया जाता है कि यूपीएससी के जरिए ये लोग डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं। और डीएम और एसपी ऐसे लोग बन रहे हैं जिनको मनुष्य होने की भी तमीज नहीं है। उनके हाथ में बहुत पावर होता है, डीएम के हाथ में पूरा जिला होता है, और डीएम थप्पड़ मार रहा है, मोबाइल पटक के तोड़ रहा है, और बाद में कह रहा है झूठा बयान। यह इस देश को सोचने की जरूरत है। आपका पूरा सिस्टम कैसे भीतर से चरमरा रहा है। और ऐसे वक्त में, ऐसे संवेदनशील दौर में एक आखिरी घटना पर जिक्र करूंगा, फैजल और आसिफ। इन दो नौजवानों का नाम अगर आपने नहीं सुना है पिछले 2-4 दिनों में, तो खोजिए कि आप किस देश में रह रहे हैं। आसिफ हरियाणा के मेवात जिले का रहने वाला एक जिम ट्रेनर था, और आसिफ की मॉब लिंचिंग होती है कोविड के दौर में, महामारी के दौर में आसिफ की मॉब लिंचिंग, जी हां, लिंचिंग होती है। यह हम दौर हमारा, हम कोरोना से मनुष्यता पर खतरा है,
लेकिन फिर भी धर्म की नफरत इतनी जहनियत खा चुकी है आपकी। और वहीं हाल की एक घटना है, यूपी के उन्नाव जिले में सब्जी बेचना गुनाह है उसका गुनाह क्या है? सब्जी बेचना। उम्र क्या है? तकरीबन 17 साल। और सब्जी बेचने के गुनाह पर पुलिस मारते हुए पकड़ कर ले जाती है, और जब वापस उसके परिवार को मिलती है, लाश मिलती है। यह है संवेदनशीलता का आलम। सब्जी बेचने की तमाम, एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये देखिए, तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे। जो रोज दिहाड़ी सब्जी बेचने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा कानून उनके ऊपर लागू हो रहा है। और कुंभ में नहाने वाले, बंगाल में रैली करने वाले, धार्मिक, चाहे वो हैदराबाद में नमाज पढ़ने के नाम पर, जुम्मे की नमाज के नाम पर हो या कुंभ के नाम पर, ये जो धर्म के नाम पर भीड़ जुटाई जा रही है, इनमें कोई फर्क नहीं आप कर रहे। और सब्जी वाले पर सारा नियम कानून लागू हो रहा है, ठेले रेहड़ी वाले पर। किसका है ये देश? और उनमें भी जो जाति, जो धर्म खोज ले, वही है भारत। ये हमारे देश में हो रहा है। कौन रोएगा इन पर टीवी पर आकर? कौन रोएगा आसिफ के लिए? कौन रोएगा फैजल के लिए? कौन रोएगा उनके लिए जिन लाशों को कब्रिस्तान या शमशान तक नहीं मिल पाया? कौन रोएगा उनके लिए जिनको ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई? रोना स्वाभाविक क्रिया है, मगर जब आप अपनी करतूतों को छिपाने के लिए ऑन कैमरा रो रहे हो, तो आप बेहया हैं, आप बेशरम हैं। वह स्वाभाविक नहीं होता। आपके हाथ में ताकत है, आप वह करिए। जिनके हाथों में ताकत नहीं, वो तो रोने को मजबूर ही हैं। वो कल भी रो रहे थे, वो आज भी रो रहे हैं, शायद वो कल भी रोएंगे। लेकिन उनके आंसुओं की वजह जो है, वो खुद रोए तो वो साजिश करता है। वह रोना बेहया रोना है। उनके आंसुओं को जो दूर कर सकता था, वह भी अगर रोने बैठ जाए तो वह बेहया रोना है। धन्यवाद।